ऑफ यू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। अब मैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पर पहुंचने वाला हूं, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। देखिए, नॉर्मेलिटी काफ़ी यूज़ होती है सॉल्यूशन बनाने में, काफ़ी, बहुत ज़्यादा। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो देखिए, कंसंट्रेशन नया टर्म, तो नॉर्मेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसको निकालने का तरीका होता है क्या होता है, हम मोलैरिटी में मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर लेते हैं, लेकिन इसमें हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना लेके क्या लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं। अब तुमने ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। देखिए कि जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास। क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। अब फिर से एक नई टर्म आ गई भाई। अब ये जो इक्विवेलेंट ऑफ मास होता है, इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर, या हम इसको यहां पे क्या स्लैश डाल के क्या लिख सकते हैं, वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर। तो ओवरऑल अगर मैं अपना फॉर्मूला लिखना चाहूं नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आ गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास, ठीक है, अपॉन में एन फैक्टर, और ये पूरा डिवाइड में कहां चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। तो इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं, मास अपॉन में, या वेट की फॉर्म में लिख लेता है, वेट अपॉन में मोलर मास इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर इनटू क्या आ जाएगा, एन फैक्टर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तो पता लग गया तुम्हें, लेकिन अप्लाई कैसे करोगे जब तक तुम्हें इक्विवेलेंट मास निकालना ही नहीं आता, एन फैक्टर पता ही नहीं है, वैलेंस फैक्टर पता नहीं है, होता क्या है। तो इस एन फैक्टर को ना डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एन फैक्टर आपको आगे जाके कंडक्टेंस में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर आगे जाके रिडॉक्स रिएक्शन में भी एन फैक्टर यूज होता है। तो इस एन फैक्टर को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो एन फैक्टर और वैलेंस फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेस H पॉजिटिव आयन और OH पॉजिटिव आयन। क्या कि एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेस H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। लेकिन ये किसके लिए होगा, एसिड और बेस के लिए, कि जब तुम्हारे पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है या कोई बेसिक सॉल्यूशन है और उसमें तुम्हें एन फैक्टर निकालना है, तो कितने H पॉजिटिव आयन उसमें रिप्लेस हो सकते हैं, वही उसके एन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब इस केस में जब एन फैक्टर निकलेगा, जैसे सपोज करो कि मैं तुमसे पूछता हूं कि H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो इक्विवेलेंट मास के लिए क्या होगा, H2SO4 का मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो एन फैक्टर H2SO4 में कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं, 2 H पॉजिटिव, क्योंकि H2SO4 को जब करोगे तो क्या आ जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस के SO4 2 नेगेटिव। तो इस H2SO4 का जो एन फैक्टर हो चुका है वो कितना हो गया, 2 हो गया। सिंपल है, H पॉजिटिव आयन। ऐसे ही मैं अगर तुमसे बोल दूं HNO3 का एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही तुमसे पूछ दूं HCl, तो HCl का एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछ दूं H2CO3 का एन फैक्टर कितना होगा, कार्बोनिक एसिड है, 2 H पॉजिटिव दे सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही मैं तुमसे पूछ दूं बेस की फॉर्म में NaOH का एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा।
ऐसे ही पूछ दूं ZnOH2 का होल ट्वाइस, एन फैक्टर कितना होगा बेस के लिए, Zn है OH तो कितने दे सकता है, 2 OH पॉजिटिव 2 H नेगेटिव बाहर निकाल सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे ही मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस कितना हो गया एन फैक्टर 2 हो गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम OH का ट्राइस कितना हो गया एन फैक्टर 3 हो गया। तो कितने H पॉजिटिव कितने OH नेगेटिव दे सकता है, वही उसका क्या हो जाता है एन फैक्टर हो जाता है। सिंपल है, तो चाहे कोई भी बेस हो उसमें H पॉजिटिव आयन रिप्लेस टेंडेंसी देखो कितनी हो सकती है मैक्सिमम, बेस हो तो उसमें OH नेगेटिव टेंडेंसी देखो कितनी हो सकती है मैक्सिमम, वही तुम्हारा क्या होगा एन फैक्टर होगा। अब अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि बताओ S3PO4 के लिए कितना होगा एन फैक्टर, S3PO3 के लिए एन फैक्टर कितना होगा, S3PO2 के लिए एन फैक्टर कितना होगा, तो हमेशा तुम क्या देख लोगे H10O3 और H10O3 में इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एन फैक्टर का इतना हुआ। अब देखिए कुछ एग्जांपल और एन फैक्टर के। अब तुमसे बोरिक एसिड में पूछने लगूं कि एन फैक्टर कितना होगा, बताइए बोरिक एसिड H3BO3 में, तो ये एन फैक्टर कंसेप्ट क्लियर कर लो। जैसे H3BO3 बोरिक एसिड में कितना होगा, तो तुम यहाँ पे क्या देखोगे 3H है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3 एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3H दे रखी है एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। ऐसे थोड़ा ही ना होता है, वे तो कुछ नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थे, इनकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। एन फैक्टर का एक्चुअल मतलब होता है कि कितने एसिडिक हाइड्रोजन वो रिप्लेस कर सकता है या कितने एसिडिक हाइड्रोजन वो दे सकता है। तो हाइड्रोजन का एसिडिक होना जरूरी है, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है। जैसे H3BO3 में देख लो, इसमें भी क्या है 3H पॉजिटिव है लेकिन इसका एन फैक्टर 1 होता है। कैसे, क्योंकि जब तुम H3BO3 में क्या डालोगे H2O डालोगे तो जो इसका सॉल्यूशन बनता है OH नेगेटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव नेगेटिव। तो तुमने कभी देखा कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं? नहीं। जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये पानी में से किसको रिप्लेस कर रहा है, सिर्फ एक OH नेगेटिव आयन को रिप्लेस कर रहा है, अपने साथ जोड़ रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं कि इस पानी में से सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल रहा है। तो ये जो को सॉल्यूशन हुआ तो बोरिक एसिड के लिए एन फैक्टर 1 होता है। ऐसे ही H3PO4 ऑक्जी एसिड पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे देख लेना, OH OH OH, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3, तो H3PO4 के लिए एन फैक्टर कितना हो गया हमारा 3 हो गया। ऐसे ही H3PO3 के लिए तो कितना होगा, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है OH OH और हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन तो 3% है लेकिन एसिडिक कितने हैं 2, तो इस केस में हमारा एन फैक्टर कितना हो गया 2। ऐसे ही H3PO2 में कितना होगा, ये बनाओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब H3PO2 में भी हाइड्रोजन तो 3% है लेकिन एसिडिक कितना है सिर्फ 1 है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर भी कितना होगा 1 होगा। बात सिंपल आई। अब ये था एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के लिए। अगर तुम्हारे पास कोई सोल्ट दे देता है कि तुमसे पूछ दे कि बताओ सोल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होगा, तो उस केस में कैसे निकालोगे। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए तुम हमेशा क्या करोगे, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर ऐड करोगे, लेकिन एन फैक्टर सोल्ट के लिए कितना होगा, तो सोल्ट के लिए जो एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज होता है उस सोल्ट पर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड पे मैग्नीशियम पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो सकता है 2 हो सकता है, या इसमें जब हम डिसोसिएट कर देंगे तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो सकता है 2Cl नेगेटिव 2 हो सकता है। तो जब भी कोई सोल्ट होता है तो उसका एन फैक्टर इक्वल टू होता है उसके टोटल पॉजिटिव चार्ज के या टोटल नेगेटिव चार्ज के। तो MgCl2 में एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड में एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही AlCl3 में एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। बात समझे। अगर मैं तुमसे पूछ दूं NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट में एन फैक्टर बताओ कितना है, तो इसमें सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है H पॉजिटिव, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कोई भी सोल्ट आ जाए, जैसे कॉपर सल्फेट आ गया, कॉपर सल्फेट तुम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करोगे CuSO4, तो इसमें क्या होगा एन फैक्टर इक्वल टू 2 होगा। बात समझ में आ रही है। तो एन फैक्टर जब कभी किसी सोल्ट के लिए पूछा जाए तो उस पर होने वाला पॉजिटिव चार्ज या उस सोल्ट में डिसोसिएशन के बाद नेगेटिव चार्ज जितना भी रहता है उसी को हम एन फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अगर कोई रिएक्शन दे रखी है
तो उस केस में एन फैक्टर कैसे निकालोगे? ये सब रिडोक्स का है कि जो कोई रिएक्शन दे दी, जैसे Fe3 है, Fe2 में चला गया तो एन फैक्टर चेंज कितना होता है 1 का, Fe3 से Fe2 में गया तो टोटल चेंज कितना है 1, तो जो 1 का चेंज आया उसी को हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं। तो किसी भी रिएक्शंस के लिए जब कभी एन फैक्टर निकालना पड़े, कोई रिडॉक्स रिएक्शन के लिए मोस्टली निकालना पड़ता है एन फैक्टर, तो प्रोडक्ट से और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, उसी को हम एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे Sn से Sn4 चला गया तो 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया तो एन फैक्टर कितना हो गया 4। जैसे KMnO4 से Mn2 चला गया, क्या? जैसे KMnO4 से क्या चला गया? Mn2 चला गया, तो इसमें क्या है 4 दूनी 8 प्लस के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें क्या है प्लस के 2, टोटल चेंज कितना आ रहा है 5 का, तो ये 5 क्या हो गया इस रिएक्शन के लिए? इसका एन फैक्टर हो गया। ऐसे ही K2Cr2O7 और किस में चला गया? 2Cr3 पॉजिटिव में चला गया। अब यहाँ पे 7 दूनी 14 और 4 गया बाहर, तो यहाँ पे कितनी थी? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, गया किसमें? +3 में, लेकिन +6 एक की थी, तो +3 चेंज कितने का आ रहा है? +3 का, तो एक क्रोमियम के लिए +3 का चेंज आ रहा है, तो टोटल चेंज कितना होगा? +6 का, मतलब एक के लिए +3 का चेंज आ रहा है तो 2 के लिए कितना होगा? +3, तो टोटल कितना चेंज हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन का, तो इस केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो रिएक्शंस में जब कभी भी एन फैक्टर आपको देखना हो तो उसकी रिएक्शंस करा के देख लो कि उसके इलेक्ट्रॉन में चेंज कितना आ रहा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी तुमसे एन फैक्टर पूछ लेता है न्यूट्रल एसिड का, न्यूट्रल ऑक्साइड का, जैसे तुमसे पूछ लेगा कि CO2 SO3, ठीक है, या SO2 या कोई भी ले लो ऑक्साइड, CO2 SO3 से समझा देता हूँ, या NO2 NO3 या NO2, इन केस में एन फैक्टर कितना हो सकता है? तो कुछ नहीं करना, CO2 से हम कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं H2CO3, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 ही आयन रिप्लेस हो सकते हैं। तो कोई भी ऑक्साइड गिवन हो, न्यूट्रल फॉर्म में गिवन हो, तो उससे बनने वाला एसिड देखो, उससे बनने वाला एसिड देखो क्या बन सकता है। इससे क्या बनता है? CO2 से H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। SO3 है, H2SO4 या H2SO3 कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही NO3 दे दिया तो HNO3 बन जाएगा। ऐसे ही हमें क्या दे देगा? NO3, तो हम NaOH डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? HNO3। तो HNO3 में भी क्या हो गया? एन फैक्टर 1। ऐसे ही कभी एटॉमिक फॉर्म में दे दे तुम्हें, एन फैक्टर एटॉमिक फॉर्म में पूछ ले, जैसे तुमसे पूछ ले कि ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना है, तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर जब भी एटॉमिक फॉर्म में दे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, मतलब जितनी उसकी वैलेंसी है। तो एटॉमिक फॉर्म में अगर एन फैक्टर पूछा जाए तो वो इक्वल होता है वैलेंसी के। बात ठीक है? तो O2 के केस में O खाली, O के केस में एन फैक्टर कितना होता है? 2। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि O2 का एन फैक्टर कितना होगा, एक ऑक्सीजन के लिए 2 है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 एन फैक्टर। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए पूछ दूं तो नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी कितनी होती है? 3, तो N2 के लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 6। ऐसे ही क्लोरीन के लिए, एक क्लोरीन के लिए वैलेंसी कितनी होती है? 1 इक्वल टू क्या हो गया? एन फैक्टर। तो Cl2 में भी एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 एन फैक्टर आ जाएगा। तो एन फैक्टर निकालना क्लियर हुआ। इतने सारे एग्जांपल बता दिए, इतने सारे कंसेप्ट बता दिए। एसिड और बेस की बात करें तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिप्लेस होने वाला एन फैक्टर होता है। न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल एसिड से CO2 SO2 HNO3 से इनसे बनने वाला एसिड में कितने H पॉजिटिव जा रहे हैं वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तीसरा, अगर एटॉमिक फॉर्म में कोई आपको एटम दे दे, जैसे ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है, तो जब एटॉमिक फॉर्म में आपको चीजें दे तो उसका एन फैक्टर उसके वैलेंसी के इक्वल होगा। जैसे कार्बन का दे दिया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ऐसे ही ऑक्सीजन का दे दिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। लेकिन अगर O2 दे दिया तो O2 में क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन के लिए 2 होती है तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? 32 अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 से काट दोगे, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। तो इसके लिए इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 8। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए पूछ लेगा कि नाइट्रोजन के लिए इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 28 अपॉन में कितना आ जाएगा? 6 डिवाइड कर देना, इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो अब आसान हो गया नॉर्मेलिटी निकालना। इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट क्लियर हुआ।
एन फैक्टर निकालने अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो रही है, आई नो तेज बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे फिर प्रॉब्लम करते हैं। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा फिर बच्चे कहते हैं सर हमें तो आपकी वीडियो 1.5x पे देखनी पड़ती है। तो वीडियो को ध्यान से सुनो बस, तुम्हारे हाथ में है ना मेरा कंट्रोल। तो तुम वीडियो पे पॉज करोगे, मैं पॉज हो जाऊंगा, चलाओगे चल जाऊंगा, तुम्हारे हाथ में होता है सब कंट्रोल। तो चीज़ों को ध्यान से देखते जाओ। एन फैक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, इससे ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी एन फैक्टर का और ज़्यादा कंसेप्ट आएगा, वो रिडॉक्स रिएक्शन में तुम्हें समझा दिया जाएगा। लेकिन इतना सफिशिएंट है कि फिजिकल में इससे ज़्यादा एन फैक्टर आपको यूज़ करने को नहीं मिलेगा। कहीं भी इक्विवेलेंट मास पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, इक्विवेलेंट मास का मतलब एक ही होता है, मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो अब नॉर्मेलिटी से कोई भी क्वेश्चन आए, एन फैक्टर निकाल के कर लोगे। दूसरा, जैसे हमारी मोलिकुलरिटी इक्वेशन होती है m1v1 इक्वल टू m2v2, ऐसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी होती है n1v1 इक्वल टू n2v2। तो जिस तरीके से तुम मोलिकुलरिटी निकालते हो इक्वेशन यूज करके, ऐसे ही तुम क्या निकाल सकते हो, नॉर्मेलिटी भी इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हो। सेम कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें मोलिकुलर उसमें मोलैरिटी में बताए, जितने भी मेथड बताए वो सारे के सारे यूज किसमें होते हैं, नॉर्मेलिटी में भी यूज होते हैं। तीसरी बात, क्या कोई रिलेशन है मोलैरिटी में और नॉर्मेलिटी में? तो आंसर है यस, रिलेशन है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होती है मास ऑफ सोल्यूट इनटू एन फैक्टर अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, जिसमें मैं गोला कर रहा हूं, ये सारी चीजें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास क्या होता है, मोल, अपॉन में क्या है, लीटर। तो ये किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी के। तो जो हमारी नॉर्मेलिटी होती है वो इक्वल टू होती है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। बहुत काम की चीज़ है, बहुत कन्वर्जन में पूछा जाता है। नॉर्मेलिटी दे देगा, मोलैरिटी पूछ लेगा, मोलैरिटी दे देगा, नॉर्मेलिटी पूछ लेगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और उसका चेंज आपको मिल जाएगा। जैसे जानने के लिए मैं बोल दूं कि 0.2 मोलर H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी नॉर्मेलिटी फॉर्म में? तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होगी 0.2, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 0.4। सिंपल। अगर तुमसे ऐसे ही मैं पूछ लूं कि 2 मोलर या 2 नॉर्मल NaOH की मोलैरिटी कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, NaOH है तो एन फैक्टर कितना हो चुका है, 1। एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो 1 हो गया तो हम मोलैरिटी निकाल देंगे, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी अपॉन में एन फैक्टर इक्वल टू m। नॉर्मेलिटी कितनी है, 2, अपॉन में एन फैक्टर कितना हो चुका है, 1, तो इक्वल टू क्या आ गया, m। तो जिसके लिए भी एन फैक्टर 1 होता है उन केस में नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी होती है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एन फैक्टर या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एन फैक्टर 0 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मैं कह सकता हूं या तो नॉर्मेलिटी बड़ी हो सकती है मोलैरिटी से या इक्वल हो सकती है। यही चीज 100% सत्य है। नॉर्मेलिटी या तो बड़ी हो सकती है मोलैरिटी से या उसके इक्वल हो सकती है। तीसरी क्या बातें तो बहुत हो गई, और कुछ टाइप का कैसा क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। हाँ, जैसे कोई न्यूट्रल दे दिया तुम्हें, अमोनिया दे दिया, अमोनिया के लिए एन फैक्टर कितना लिखोगे, 1। जब कोई चीज़ें न्यूट्रल फॉर्म में दे तो अगर तुम्हें ना पता हो एन फैक्टर तो 1 लगा। जैसे अमोनिया हो गया, PS3 हो गया, अमोनिया हो गया, तो इन सब के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वाटर दे दिया, वाटर के केस में क्या करोगे, एन फैक्टर 1 करोगे, क्योंकि एक फिर कहोगे सर एक तो H पॉजिटिव जा रहा है, एक OH नेगेटिव जा रहा है, 2 कैसे 2 हो गया, एक ही कंसीडर करना है। या तो तुम H पॉजिटिव देखो उस सॉल्यूशन में, उस कंपाउंड में, या OH नेगेटिव देखो, एक ही चीज एक बार में देखना है। ये नहीं कि दोनों देख के 2 करके लो 2 हो गया।
बात ठीक है। तो नॉर्मेलिटी से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक्सचेंज वाले, और यही नॉर्मेलिटी वाला कंसेप्ट आपका कंडक्टेंस में यूज होगा, क्योंकि वहां पे भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस होता है, तो वहां पे भी हमें नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करके लिखना होता है, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना होता है, तभी तो हम कंडक्टेंस का कन्वर्जन कर पाते हैं। तो देख रहे हो चीजें, एक ही चैप्टर सॉल्यूशन कितने टॉपिक से रिलेटेड है। तो एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये टॉपिक आपको आगे जाके काम आएगा, उस चीज में हेल्प करेगा क्वेश्चन करने में। बात ठीक है। अब देखिए लास्ट कंसंट्रेशन यूनिट बचती है हमारी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन की बात आ गई तो इसका मतलब वन में से बात होगी कि वन में से किसका कितना फ्रैक्शन है मोलर की फॉर्म में। जैसे हमने वेट बाय वेट पूछा था ना, वेट परसेंटेज, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन भी क्या होते हैं, मोल बाय मोल परसेंटेज ही मान सकते हैं, समझे। अब इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है, सपोज करो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है, और आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है सोल्यूट का, तो वो होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल, किसी का भी मोल फ्रैक्शन हो। अब चाहे तुम्हारे पास कोई भी मोल फ्रैक्शन हो XYZ, चाहे तुम्हारे पास 1000 सोल्यूट हो और तुमसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो जिस सोल्यूट का पूछा है उसके मोल ऊपर लिखो और नीचे टोटल मोल लिखो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सिंपल बात है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं मोल फ्रैक्शन से, कैसे डील करते हैं। टाइप 1 तुम्हें बोल दिया कि एक 10%, हाँ क्या लूं इस बार, NaOH है एक्वस, और मुझे बताओ कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा, कैसे निकालोगे बताओ। सिंपल सी बात है, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक बार खुद अप्रोच करो, आता है तो अच्छी बात है, वरना मैं साथ के साथ आपको डिस्कस कर ही देता हूं। 10% NaOH का मतलब हो गया कि उसमें 10 ग्राम क्या है, NaOH, और उसमें क्या है 90 ग्राम हमारा क्या है, पानी। वेरी गुड, सिंपल बात है। अब मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, NaOH अपॉन में NaOH प्लस के क्या चाहिए, N वाटर चाहिए। तो NaOH को निकाल दोगे, कितना आ गया, 10 ग्राम अपॉन में NaOH का मास निकाल देना, कितना आ जाता है देख लेना। ऐसे ही वाटर का कितना आ जाएगा, 90 अपॉन में 18, और इसका मोल फ्रैक्शन निकाल देना। तो मोल फ्रैक्शन कभी भी या तो 1 के इक्वल होगा या उससे कम होगा, लेकिन कभी भी 1 से ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसी का नहीं हो सकता। जैसे समीशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमेशा 1 होगा। अब अगर तुमने इसमें NaOH का मोल फ्रैक्शन लेट सपोज की Q निकाल दिया, कि कोई Q वैल्यू आ रही है, या मैं कहता हूं कि 0.56 आ गई, 0.56 कोई मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई NaOH की। अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, वाटर का। तो वाटर निकालने के दो तरीके हैं, या तो तुम NH2O करके अपॉन में NaOH प्लस के N वाटर करो, तब मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। या सबसे आसान तरीका होता है कि XNaOH प्रोबेबिलिटी टाइप, कि XNaOH X वाटर इज इक्वल टू 1 ही हो सकता है। तो XNaOH तुम्हें पता है 0.56 है, तो XH2O इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस के 0.56। लो भैया आ गया तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन। सिंपल, 1 में से माइनस कर दो और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। चीजें सिंपल है। वेट बाय वेट परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, निकाल दोगे। ऐसे ही अगर तुम्हें बोल दे कि 0.2 मोलर H2SO4 है, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, क्या बोल रखा है कि 0.2 मोलर H2SO4 है, 0.2 मोलर H2SO4 है एक्वस। तो मुझे बताओ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4।
तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, जब 0.2 मोलर H2SO4 दे रखा है तो मुझे पता लग गया कि जो H2SO4 है वो 0.2 मोल प्रेजेंट है। कितने मोलर का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो सॉल्यूशन का मास भी कितना हो गया 1 लीटर, तो 1000 ml हो गया। तो 1000 ml का मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम हो गया। तो हमारे पास जो टोटल मास आया सॉल्वेंट का तो वो भी कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया। ठीक है टोटल। अब देखिए जब तुम्हें मोल निकालने हैं, फ्रैक्शन निकालना है H2SO4 का, तो कैसे निकालोगे? मोल ऑफ H2SO4 अपॉन में NH2SO4 प्लस के N वाटर। तो NH2SO4 तुम्हें पता लग चुके हैं कितने हैं 0.2 मोल है, ये भी पता लग चुके हैं 0.2 मोल है। तो जब कभी भी मोलैरिटी टर्म यूज कर रखी है और तुमसे मोल फ्रैक्शन पूछा है तो वाटर के मोल कितने होंगे 55.5 मोल होंगे। सिंपल। अब H2O निकालना है H2SO4, यहाँ पे 0.2 पुट करो, यहाँ पे 0.2 प्लस के 55.5 वाटर की कंसंट्रेशन मोल आ जाएंगे कुछ भी। तो यही तरीका होता है कंसंट्रेशन खेलने का। बस ये होता है कि हम डर जाते हैं एकदम से, ओ माय गॉड क्या पूछ लें 0.2 मोलर इसको इसमें कन्वर्ट करो, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, चीजें कन्वर्ट करना सीखो तो आसान लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन बताता हूं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिलता है तो देखो, एक क्वेश्चन कर दो तो तुम, कोई अच्छा क्वेश्चन मिले। अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए, 2 क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, अगर तुम्हें कोई मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए वेट परसेंटेज क्या होगी, चलो देखो तरीका। सपोज करो कि तुम्हें एक बेंजीन दे रखी है C6H6 और एक टोल्यूरीन दे रखी है, इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है 0.50 और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बताइए कि वेट परसेंटेज बेंजीन की कैसे निकालोगे जब तुम्हारे पास बेंजीन का मोल फ्रैक्शन गिवन है। खुद से ट्राई करके देखो। अब तुम्हें क्या दे रखा था, पहले परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन निकलवा रहा था, अब वो क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है और परसेंटेज पूछ रहा है। हाउ विल यू अप्रोच, थोड़ा सोचो, करो, मैं तो करूंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही, मेरा तो काम ही है। देखो कैसे करेंगे अप्रोच, समझ में आ रहा है। अब तुम्हें पता है कि X बेंजीन इज इक्वल टू क्या होगा, N बेंजीन अपॉन में N C6H6 प्लस के N C7H कितना हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा है तो 9 क्यों होगा, 8 होगा, C7H8 5 और 3 8। ठीक है, अब तुम्हें ये पता है कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है 0.50 और तुम्हें वेट परसेंटेज निकालनी है इसकी, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, बेंजीन का मास पता होना चाहिए और अपॉन में टोटल मास आएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें मास निकालना है बेंजीन का और टोल्यूरीन का टोटल मास कितना होगा। तो जब कभी भी वेट परसेंटेज की बात होती है तो हम टोटल मास कंसीडर कर लेते हैं 100। अब सपोज करो कि लेट x बी द मास, x तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, लेट y बी द मास ऑफ C6H6, तो 100 माइनस के y जो मास होगा वो किसका होगा, C7H8 के लिए होगा, क्योंकि वेट परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो हमें मास खुद से कंसीडर करना पड़ेगा। वेट परसेंट लेट की y बी द मास ऑफ इतना, तो 100 माइनस y किसका होगा, C7H8 का। अब सिंपल सी बात है, मोल निकालने हैं,
C6H6 का मोलिकुलर मास निकाल लो कितना है, C7H8 का मोलिकुलर मास निकाल लो कितना है और क्वेश्चन कर दो। तो 12 पंजे 60, 12 6 72 और 6 78, इसका 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा। देखिए यहाँ कितना होगा, 92 ग्राम पर मोल होगा इसका मोलर मास। अब हमें निकालना क्या था, हमें वेट परसेंटेज निकालनी है, बेंजीन की वेट परसेंटेज क्या होगी। सिंपल सी बात है, अब तुम्हारे पास इसके मोल आ चुके हैं। अब देखिए क्या करना है, 0.50 इज इक्वल टू किसके मोल है, 78, तो y अपोन में 78 अपोन में y अपोन में 78 प्लस के 100 माइनस y अपोन में कितना आ जाएगा 92। सिंपल सा है, यहाँ से y निकालो, y किसका मास आ जाएगा, बेंजीन का, और बेंजीन के बाद फिर 100 में से y माइनस कर दो, किसका मास आ जाएगा, टोल्यूरिन का। उसके बाद जब वेट परसेंटेज निकालोगे तो वेट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपोन में टोटल मास। सिंपल है भाई। तो कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसी तरीके से अप्रोच करना है। कैसे कि जब तुम्हें क्या दे दिया हो, मोल फ्रैक्शन दे दिया हो और मोल फ्रैक्शन से तुम्हें वेट परसेंटेज पूछा हो, तो उस केस में कैसे डील करोगे। सिंपल है। तो हर चीज को मैं टाइप वाइज बना के बता रहा हूं तुम्हारे सामने, जिससे तुम्हें क्वेश्चन में 100% यही सब चीजें मिलने वाली है। इससे अलग तुम्हें इधर से एक चीज इधर से उधर नहीं मिलेगी रखी हुई। जितनी चीजें क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे बोर्ड पे बता रहा हूँ उतनी ही चीज क्वेश्चन में होगी और पूछा भी सेम ऐसे ही होगा। बस ध्यान में रखते रहिए कि हाउ विल यू अप्रोच। मैं तुम्हें अप्रोच बताऊंगा, ट्राई तुम्हें खुद से करना है, कोशिश खुद से करनी है। बात ठीक है। अब देखिए लास्ट टाइप क्वेश्चन कि अगर तुमने मोल फ्रैक्शन दे रखा है, आज तक ना तुम क्या गए हो, मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन गए हो, इधर से उधर इतने यूनिट कन्वर्जन आपने नहीं पढ़े। तो हम चूंकि अब जैम में पढ़ रहे हैं, नेट गेट पे भी ये इसका सिलेबस चेंज नहीं होता, तो तुम्हें इतना टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ कि नेट गेट भी जब तुम दोगे ना, तुम्हें इससे ज़्यादा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टॉपिक मैं पढ़ा दिया मेरे टॉपिक में, तुम्हें कभी नेट गेट के लिए भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट टाइप क्वेश्चन देखो। सपोज करो कि एक H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.85 है और तुमसे पूछा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें वाटर का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.85, एक्वस H2SO4 है, एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.85 और तुमसे पूछी है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बताइए कैसे निकालोगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा अप्रोच करो, थोड़ा लगाओ दिमाग। अब देखो तुमने लगा लिया जैसे भी लगाया। अब देखो सबसे पहले तो बच्चे यही सोचने लगेंगे कि मोलैरिटी निकाले कैसे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। अब जब मोलैरिटी गिवन हो, जब तुम्हें कभी भी सॉल्यूशन में मोलैरिटी पूछी हो और वॉल्यूम गिवन ना हो, तो हमेशा वॉल्यूम 1 लीटर कंसीडर करना। क्या करोगे, 1 लीटर वॉल्यूम कंसीडर करोगे। बात क्लियर है। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन है 0.85, कंसंट्रेशन निकालनी है, तो H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस के 0.85, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.15। तो ये किसका आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। फाइनली कंसंट्रेशन निकालने के लिए मुझे चाहिए मोल्स ऑफ H2SO4। और मोल्स ऑफ H2SO4 कहां से निकल जाएंगे, मोल फ्रैक्शन से। देखिए कैसे निकलेंगे। अब 0.15 मोल है H2SO4 के मोल फ्रैक्शन है। अब NH2SO4 अपोन में NH2SO4 प्लस के क्या आ जाएगा, N वाटर आ जाएगा। अब वाटर के मोल कितने होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, 55.5 मोल। कितने, 55.55 मोल। ये बात ध्यान रखना क्योंकि हम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि वाटर के मोल कितने होंगे। तो जब कभी सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन ना दे रखी हो तो हमेशा उसकी कंसंट्रेशन 55.55 मोलर लेनी है। जब कभी भी आपको
1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है या 1 लीटर वाटर दे रखा है, तो उसके लिए उसमें जितने मोल प्रेजेंट होंगे वो 55.5 मोल प्रेजेंट होंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल 0.15 लिखो NH2SO4 अपोन में N प्लस के कितना आ जाएगा 55.5, और यहाँ से NH2SO4 निकालोगे तो अप्रोक्स आएगा 9.8 मोल के। अब तुम्हें कंसंट्रेशन पूछी है सॉल्यूशन की, तो कंसंट्रेशन पूछी है तो मोलैरिटी में तुम्हें मोल पता लग गए, तो मोल कितने आ गए H2SO4 के 9.8, वॉल्यूम कितना कंसीडर करना है 1 लीटर, तो हमारे 0.85 फ्रैक्शन जिसमें दे रखा है तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो गई है 9.8 मोलर। सिंपल है ना कन्वर्जन करना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कनेक्ट कर रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं कैसे तुम्हें अप्रोच करना है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन यहां तक खत्म हो चुकी है, जितना आपने सीख चुका इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कन्वर्जन इन्हीं को ध्यान से एक बार फिर से देखना पढ़ के कि कैसे कैसे आपको कन्वर्ट करना है। बस एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अगर तुमने वो क्वेश्चन कर दिया तो तुम कंसंट्रेशन टर्म का कंसेप्ट समझ चुके हो, वरना फिर से देखो क्या गड़बड़ कर रहे हो करने में। तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl is required for complete neutralization of 1 gram NaHCO3 and Na2CO3 having equimolar mixture, having equimolar। क्वेश्चन क्या है देख लो, फिर से सुन लो। क्वेश्चन क्या है कि 0.1 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम हमको चाहिए टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, ऐसे लिख लो 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करोगे बताओ। 0.1 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए हमें 1 ग्राम इक्विमोलर या मोल कह सकता हूं, इक्विमोल बोल सकते हैं, इक्विमोलर लिख लो, कोई जरूरत दिक्कत नहीं है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 कैसे करेंगे, निकालिए इसका वॉल्यूम कितना चाहिएगा, ठीक है, करिए। कैसे करेंगे बताओ। करने का तरीका तुमने कर लिया अप्रोच। अब देखिए ध्यान से, हमसे पूछा है वॉल्यूम, कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, कंसंट्रेशन क्या है गिवन, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होती है मोल बाय वॉल्यूम, और हमें वॉल्यूम पता करना है और मोल बाय कंसंट्रेशन। इसका मतलब हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि 0.1 नॉर्मल HCl के कितने मोल यूज हो रहे हैं इन दोनों सोल्ट को रिड्यूस करने के लिए। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है, मुझे मोल निकालने हैं कि HCl के टोटल कितने मोल यूज हो रहे हैं इन दोनों को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर इन दोनों के मोल है कितने। इन्होंने तो बोल दिया कि 1 ग्राम मिक्सचर इक्विमोलर, तो बड़ा सिंपल है। क्या करना है देखिए, अप्रोच कैसे करनी है। क्वेश्चन समझ गए ना। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए वॉल्यूम निकालने से पहले, कि हमें कितने मोल HCl के फाइंड करें इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो सबसे पहला काम है कि हम इन दोनों के मोल निकालें कि इन दोनों के मोल कितने हैं। तो मोल के लिए देखिए कि लेट सपोज x बी द मास ऑफ NaHCO3, तो 1 माइनस के x ग्राम जो मास होगा वो किसका होगा, Na2CO3 का होगा। बात ठीक है। अब इक्विमोलर है तो x अपोन में मोलर मास कितना होता है इसका बता देता हूं, मैं तो कैलकुलेट कर रखा है। NaHCO3 का 84 होता है, NaHCO3 का 84 ग्राम पर मोल होता है, और Na2CO3 का 106 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए
x बाई NaCO3 तो इसका कितना आ जाएगा 84 इक्वल टू 1 माइनस के x अपोन में कितना आ जाएगा 106। तो ये इक्विमोलर है। अब यहां से इक्विमोलर कंसंट्रेशन है तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू बता देता हूं कितनी आई है। x की वैल्यू आपकी आएगी 0.558 ग्राम, 0.558 ग्राम। ठीक है, तो x हमारा कितना आ गया, तो हमें पता लग गया कि NaHCO3 का जो मास है वो 0.558 ग्राम है। तो हमारा Na2CO3 का जो मास होगा वो कितना होगा, तो 1 माइनस के 0.558 इक्वल टू 0.45 ग्राम के अप्रोक्स आ जाएगा। अब हमें दोनों के मास पता लग गए। अब हम पता लग जाएंगे कि इनके मोल कितने हैं। तो पहले NaHCO3 के मोल निकालो कितने हैं। तो NaHCO3 के मोल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.558 अपोन में मोल निकालो किसके, तो कितना आ जाएगा 84। ऐसे ही Na2CO3 के मोल निकालो कितना आ जाएगा 0.45 अपोन में कितना आ जाएगा 106। तो यहां से हम इन दोनों के मोल निकाल देंगे। मोल की वैल्यू भी बता देता हूं कितनी आएगी। तो Na2CO3 के मोल आ जाएंगे 0.00526, 0.00526 और इसके भी मोल इक्विमोलर है ना, तो इक्विमोल है तो इसके भी मोल सेम ही आएंगे 0.00526। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सिस्टम में NaHCO3 के मोल पता लग गए, Na2CO3 के मोल पता लग गए कि इतने मोल हैं। अब जब हम इनकी रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे, क्या दोनों सोल्ट HCl के साथ सेम रिएक्शन देते हैं, ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, जब मैं NaHCO3 की HCl के साथ रिएक्शन देता हूं तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, NaCl प्लस के वाटर प्लस के CO2 बन जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, एक मोल इसका यूज हो रहा है और एक मोल इसका यूज हो रहा है। बात ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास HCl के कितने मोल चाहिए NaCO3 को रिड्यूस करने के लिए, सिर्फ 0.00526 मोल चाहिए NaHCO3 को रिड्यूस करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, Na2CO3 को रिड्यूस करने के लिए HCl के कितने मोल चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, 2Na2 है तो यहाँ पे क्या बनेगा 2NaCl प्लस के CO2 बनेगा। अब देखिए इसके कितने हैं, अगर इसके 1 मोल है तो हमें HCl के कितने चाहिए, 2 मोल चाहिए। मतलब इसके 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए HCl के कितना चाहिए 2। तो 2 चाहने का मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू 0.00526 मोल चाहिए मुझे HCl के, तभी हमारा Na2CO3 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। पॉइंट है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या कर सकते हैं कि जब वे इन दोनों मोल को निकाल देंगे तो वे कहेंगे कि हाँ HCl इसको भी रिड्यूस कर रहा है और इसको भी रिड्यूस कर रहा है, दोनों के मोल को ऐड कर देंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। लेकिन वो तब होता जब HCl सेम कोफिशिएंट से इसके साथ रिएक्शन देता और सेम कोफिशिएंट से Na2CO3 के साथ रिएक्शन देता। लेकिन यहाँ तो अलग है, यहाँ पे NaHCO3 के साथ 1:1 का रेशियो आ रहा है और Na2CO3 के साथ 1:2 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब रेशियो डिफरेंट है तो कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होगी। अब देखिए तो इसके मोल हो गए इतने, तो टोटल HCl के मोल कितने आ गए, तो हमारे पास जो टोटल HCl के मोल आ गए वो 0.00526 मोल कहां से आए, जब इसने NaHCO3 को रिड्यूस किया, प्लस के 2 इंटू 0.00526 मोल कहां से आए, जब इसने Na2CO3 को रिड्यूस किया। तो टोटल HCl के मोल आ जाएंगे, बता देता हूं वैल्यू कितने आते हैं, 0.01578 मोल इसके आ चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं टोटल HCl के। अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.01578 अपोन में कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर है तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे और इसकी मल्टीप्लाई 10 के नीचे कर दोगे,
10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 157.8 ml आ जाएगा, मतलब 1578। बात ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही अप्रोच करना है। ml में पूछे 0.01 है 1000, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब तुम्हें वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम यहाँ से लीटर ml में, मोल पता लग चुके हैं, कंसंट्रेशन तुम्हें पता ही है मोल्स पर लीटर में होगी, लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेना, 10 की इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 157.8 ml, या मैं कह सकता हूँ 0.5178 लीटर। ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। इससे ज़्यादा तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म में नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा। तो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना कैसे किया, वो अप्रोच याद रखना। जितने भी क्वेश्चन पीछे बताए या जितने भी मेथड बताए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिलेंगे, असाइनमेंट में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में मिल सकते हैं। तो ये तुम्हारे कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है।